खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना समेत कई अन्य रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से उत्तराखंड के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने टनकपुर से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन शुरू करने और टनकपुर से देहरादून ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हुए इस परियोजना पर होने वाले व्यय का पूर्ण वहन भारत सरकार द्वारा किए जाने का आग्रह किया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन की भूमि के समस्त अधिकार राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाने हेतु संबंधित निर्देशित करने का अनुरोध किया है। तो वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के संविधान बचाओ कार्यक्रम के विरोध में बड़ा कदम उठाया है। भाजपा आज प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर रही है, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा से ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की नीतियों और सिद्धांतों की विरोधी रही है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया है, जबकि भाजपा ने उन्हें भारत रत्न देकर वास्तविक सम्मान दिया है। भाजपा का उद्देश्य है कि पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूरे देश के जनमानस को ये समझाया जा सके कि कांग्रेस का इतिहास रहा है, उन्होंने हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस का दिखावटी चेहरा बेनकाब करने के लिए ये पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष पत्रकार वार्ता करेंगे, जबकि अन्य जिलों में भाजपा के सांसद, मंत्री और संगठन में प्रवक्ता शामिल होंगे। भाजपा का ये हमला कांग्रेस के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने अपने संविधान बचाओ कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा पर हमला किया था। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस हमले का जवाब कैसे देती है। देखिए, जो लोगों ने आज तक के इतिहास में संविधान को बार बार रौंदा है, कुचला है, आज वो संविधान को बचाने की बात करते हैं, तो ये एक हास्यास्पद चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान का हनन किया है, जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जीवित रहते कभी भारत रत्न के बारे में नहीं सोचा, कभी भी जिन्होंने संविधान के जो रचयिता है उनको इज्जत से नहीं नवाजने के बारे में सोचा, आज वो संविधान बचाने के बारे में बात करते हैं, तो इससे ज्यादा गिरी हुई बात कोई भी नहीं हो सकती है। वो संविधान को लेकर चल रहे हैं, एक दिखावा कर रहे हैं, तो इन सब नाग नौटंकी के अलावा ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर हम लोग सभी जनता के बीच में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी हमारे विधायक, सभी हमारे मंत्री, जो हमारे 19 संगठनात्मक जिले हैं, वहां पर कल सभी हमारे लोग जाएंगे। प्रेस वार्ता आयोजित करी जाएगी, जनता के बीच में इन सब विषय को रखा जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि इन्होंने संविधान को किस प्रकार से आज तक कुचला है, और जिसकी शुरुआत कल हमारे प्रदेश मुख्यालय में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी के द्वारा शुरुआत करी जाएगी। और सभी हमारे संगठनात्मक 19 जो जिले हैं उसमें भी प्रेस वार्ता को आयोजित किया जाएगा और सभी विषय को प्रमुखता के साथ मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण और संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शहर की यातायात संकुलन की समस्या को दूर करने के लिए तैयार योजना को धरातल पर शीघ्र से शीघ्र उतारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को शहर के यातायात संकुलन वाले 10 चौराहों में सुधार के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी और एसएसपी देहरादून को यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहर के भीतर नए पार्किंग स्थल चिन्हित किए जाने चाहिए। मुख्य सचिव ने स्कूल खुलने और छुट्टी के समय में थोड़ा परिवर्तन करने के लिए स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों से संवाद करने की बात कही। मुख्य सचिव ने एमडीडीए को आड़त बाजार को शिफ्ट करने की
कार्रवाई में तेजी लाने को कहा है। व्यापारियों को प्लॉट आवंटन का कार्य शीघ्र सुनिश्चित करने और वाणिज्यिक परिसरों और शॉपिंग मॉल्स की पार्किंग का सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो परिसर और शॉपिंग मॉल अपनी पार्किंग का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। चारधाम यात्रा नजदीक आते ही सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की अहम जिम्मेदारी यात्रा के दौरान चारधाम यात्रा मार्गों की सुव्यवस्था की है। विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। पैचवर्क का कार्य, यात्रा मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य और श्रद्धालुओं को सहूलियत देने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने बताया कि बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधूरे कार्य से वे संतुष्ट नहीं है। यमुनोत्री मार्ग पर बीआरओ का कार्य अभी भी अधूरा है, जिसे लेकर सचिव ने बीआरओ के अधिकारियों को फटकार लगाई है। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही शेष घंटे बचे हैं, जबकि अभी भी कई कमियां यात्रा रूट पर नजर आ रही हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए किए गए वादे और दावे किस तरह कारगर साबित होंगे। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा से पहले राज्य के अस्पतालों में 45 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इन डॉक्टरों को विभिन्न जिलों में तैनात किया है, जिनमें सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग और एनेस्थीसिया, बाल रोग, नेत्र रोग, कान, नाक, गला यानी ईएनटी, फॉरेंसिक मेडिसिन और जनरल मेडिसिन जैसे विभागों के विशेषज्ञ शामिल हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशन में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती से जिलों में आपातकालीन सेवाओं से लेकर सामान्य इलाज तक में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे न केवल यात्रियों को बल्कि स्थानीय जनता को भी त्वरित और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान उच्च हिमालय क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं, इसीलिए सरकार ने हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन और कार्डियक इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर केयर के लिए भी अतिरिक्त इंतजाम कर लिए हैं। चारधाम यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में 2 टीमों ने गुरुकुल कांगड़ी से बहादुराबाद टोल प्लाजा तक एक और बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ढाबों और होटलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 8 ढाबों और रेस्टोरेंट को रेट लिस्ट और फूड लाइसेंस न होने पर नोटिस जारी किए गए। शिवा टूरिस्ट ढाबा से लगभग आपको बता दें कि 1118 किलोग्राम खराब पनीर और 1.5 किलोग्राम खुले मसाले जब्त कर नष्ट कर दिए गए हैं। गुरु नानक पंजाबी ढाबे से खाद्य रंग लगे उबले आलू भी हटवाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान 4 खाद्य नमूने जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला रुद्रपुर भेज दिए गए हैं और अधिकारियों ने सभी खाद्य कारोबारियों को सफाई रखने, लाइसेंस प्रदर्शित करने और बासी भोजन न परोसने के निर्देश दिए हैं और यह अभियान अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली। खाद्य सुरक्षा महोदय, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार मेरे द्वारा आज 2 टीमें बनाई गई थी चारधाम यात्रा को देखते हुए, जिसमें एक टीम में स्वयं था और मेरे खाद्य सुरक्षा के साथ भादराबाद से लेकर ये हमारा जस्ट कंट्री तक हमने 10 ढाबों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 सैंपल लिए गए और 6 लोगों को नोटिस जारी किया गया। इसी तरह दूसरी टीम द्वारा हमारा नगर निगम क्षेत्र में बस अड्डे के रेलवे स्टेशन का प्रवेश किया, जिसमें 10 ढाबों का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और 3 को बंदों को नोटिस दिया गया और वहाँ पर लगभग सभी को निर्देश दिए गए कि सभी लोग अपने लाइसेंस अनिवार्य रूप से चेष्टा करें, अन्यथा की स्थिति में उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में कार्रवाई की। टिहरी विधानसभा के जाखण धीर धार ग्राम जेलम लामणी धार में 50 बेड का स्वीकृत आयुष अस्पताल को दूसरी जगह बनाने को लेकर टिहरी भाजपा के पूर्व विधायक ने धन सिंह नेगी ने स्थानीय जनता के साथ जिला मुख्यालय नई टिहरी में धरने के समर्थन में आए हैं। पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कहा कि ग्राम झेलम लामणी धार में 50 बेड का आयुष अस्पताल स्वीकृत था, जिसकी लागत 15 करोड़ 76 लाख
48,000 की धनराशि स्वीकृत है। 4 करोड़ 90 लाख की धनराशि खर्च होने के बाद 2 साल से काम बंद पड़ा है। धर्म सिंह नेगी ने कहा कि क्षेत्रीय जनता बड़ी संख्या में आंदोलन के लिए आई है और आज मुख्यमंत्री को पुनः सभी अभिलेखों के साथ ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि उस स्थान पर अस्पताल बनाने के लिए पर्याप्त जमीन है और विभाग ने 3900 वर्ग मीटर जमीन मांगी थी और स्थानीय काश्तकारों ने 4200 वर्ग मीटर भूमि दान की है। पूर्व भाजपा विधायक धन सिंह नेगी ने सरकार से आग्रह किया है कि ग्राम झेलम लामड़ीधार से तत्काल आयुष अस्पताल का निर्माण करें, अन्यथा क्षेत्रीय जनता को जन आंदोलन के लिए बाध्य न किया जाए। उन्होंने टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय से पुनः आग्रह किया है कि अस्पताल का निर्माण उसी स्थान पर करें और बजट पूरा दिया गया है। आप भी जानते हैं कि विकासखंड जाखंडार के ग्राम जेलम लामरीधार में 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल स्वीकृत है, जिसकी 15 करोड़ 56 लाख 48 हज़ार की धनराशि स्वीकृत है। 4 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च करने के बाद विभाग ने 2 साल से काम बंद पड़ा है। हमने जो है इसको सक्षम विभाग को भी कहा है, चीफ सेक्रेटरी को कहा है, माननीय मुख्यमंत्री से कहा है, स्थानीय विधायक से कहा है, लेकिन काम बंद है। आज क्षेत्रीय जनता बड़े संख्या में आंदोलन के लिए आई थी। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः ज्ञापन दिया सभी अभिलेखों के साथ। पूर्ण जमीन है, विभाग ने 3900 वर्ग मीटर भूमि मांगी थी, हमने 4200 वर्ग मीटर भूमि दी है। स्थानीय काश्तकारों ने दान की है, नॉन जेडे की भूमि है। लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि स्थानीय विधायक जी के दबाव में वर्तमान जिलाधिकारी ने भी नॉन जेडे की भूमि जो है ग्राम कोटी में आवंटित की है, जो कि आपत्तिजनक है, जो कि जनभावना के खिलाफ है, जो कि जो है सरकार की बदनामी करने का एक प्रयत्न है। और मेरा आग्रह है सरकार से कि तत्काल जो है ग्राम जेलम लामरीधार में आयुष अस्पताल का निर्माण प्रारंभ करें, अन्यथा क्षेत्रीय जनता को जन आंदोलन के बाध्य न किया जाए। मैं स्थानीय विधायक से पुनः आग्रह कर रहा हूं कि वो धीका मुस्ती न करें, वो अस्पताल का निर्माण वहीं पर स्वीकृत स्थान पर करें, ताकि जल्दी जल्द अस्पताल प्रारंभ हो सके, आयुष हॉस्पिटल का निर्माण प्रारंभ हो सके। मैं इंगिया नई टिहरी के आसपास मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में दिल्ली में कुछ आवश्यक बैठकों के आलोक में हूँ और मुझे जानकारी मिली है कि कुछ लोग आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना के संबंध में तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। जेलम से आयुर्वेदिक अस्पताल को हटाने या नई जगह में अस्पताल स्थापित करने के बारे में न तो मेरी कोई भूमिका है, न मैंने कभी कहा है, बल्कि मैंने पत्र लिख करके पूर्व जी से आग्रह किया था कि केंद्र सरकार के जो मानक है उनके अनुसार जो है आप जहां पर ठीक समझें भूमि उपलब्ध हो, जब आप इसमें इतनी रुचि ले रहे हैं तो अस्पताल की स्थापना की जाए। उन्होंने रुचि ली है या नहीं ली है, ये जो है स्थानीय जनता और मीडिया उनसे बात कर सकती है। अगर जेलम में है जगह, बल्कि अगर ठीक समझें तो उसकी जांच होनी चाहिए कि वहाँ पर भूमि उपलब्ध न होने के बावजूद और जो जियोलॉजिकल सर्वे है, सर्वेक्षण है, उसमें उसको भूमि को जो है अस्थिर माना गया है। आप बना लीजिए वहाँ पर, और कल अगर कोई जान माल की हानि होती है। रुड़की के तहसील परिसर स्थित खाद्य आपूर्ति कार्यालय का राशन कार्ड बनवाने से लेकर अन्य समस्याओं से परेशान पार्षदों ने घेराव कर प्रदर्शन किया। उन्होंने 5 मांगों से संबंधी ज्ञापन भी खाद्य आपूर्ति अधिकारी को दिया है। रुड़की नगर निगम के पार्षदों ने राशन कार्ड धारकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसील परिसर स्थित खाद्य आपूर्ति कार्यालय का घेराव किया। पार्षदों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया, जिसमें मांग की गई कि नई खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के कारण खाद्यान्न से वंचित उपभोक्ताओं की उपलब्धता की मांग पूरी की जाए। साथ ही ऑनलाइन राशन कार्ड व्यवस्था से वंचित कार्ड धारकों के राशन कार्ड ऑनलाइन किए जाने की मांग की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं अंत्योदय योजना के कार्ड धारकों के परिजनों के निरस्त किए गए नाम व निरस्त किए गए कार्डों को ऑनलाइन किए जाने की मांग की। 2024 अक्टूबर महीने में मिट्टी तेल आवंटन किए जाने के आदेश पूर्ण करने की मांग भी पार्षदों ने की है। पार्षदों का कहना है कि उन्होंने सभी मांगों को लेकर 10 दिन का समय दिया है। आने वाले 10 दिनों में समस्या का समाधान न होने पर खाद्य आपूर्ति कार्यालय की तालाबंदी की जाएगी।
सिपाहियों का गढ़ बना हुआ है खाद्य आपूर्ति विभाग। एक आम नागरिक को क्या चाहिए, आयुष्मान कार्ड की सुविधा। वो आयुष्मान कार्ड की सुविधा के लिए भी वो इस राशन कार्ड ऑफिस में आता है कि मेरा राशन कार्ड ऑनलाइन कर दे, तो उसे 50 तरीके की कमियां गिनवा करके यहाँ पर सिवाय चप्पलें घिसवाने के और कुछ नहीं किया जाता है। सफ़ेद राशन कार्ड हो गया, गुलाबी राशन कार्ड हो गया, उसकी यूनिट जो इन्होंने अपनी इच्छा से काट दी गई थी आज से 3-3 साल पहले, अगर वो यूनिट की बढ़ोतरी करवाने भी आता है तो सिवाय उन्हें झूठे आश्वासन के कुछ नहीं मिलता कि ऊपर से साइड बंद है, ये साइड खुल जाएगी तभी हम कर पाएंगे, अभी ऊपर कैपिंग लगी हुई है, कैपिंग हटते ही कर देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा तीसरी चीज कि जो राशन कार्ड के साथ साथ इन्होंने जो घोषणाएं करी हुई थी कि हम सफ़ेद राशन कार्ड के ऊपर गेहूं चावल प्लस दाल देंगे, वो भी इनकी धरातल पे नहीं उतारी, उन्होंने वो भी कागजों में समेट दिया। और ये जो ई पास मशीन है, सबसे बड़ी समस्या क्या ही है, ये भी व्यवस्था लागू करी है, शायद 1 महीना भी है। ई पास मशीन के अंदर सिवाय उपभोक्ताओं के उत्पीड़न के और कुछ नहीं हो रहा है। बेचारे सुबह लाइन में लग के जाते हैं, उन्हें 11 बजे क्या कह दिया जाता है, मशीन में तुम्हारे फिंगर नहीं आ रहे। तो आज आपने इनको बंधक बनाया था अधिकारियों को यहाँ के? हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर ये ऑफिस किसी काम का तो है नहीं, इस पर ताला लगा दो और क्या? ये समय आएगा, ताला भी लगेगा, 10 दिन का कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है, 15-20 दिन बाद यहाँ ताला लगेगा। मिट्टी के तेल की भी शिकायत आपने की है कि मिला नहीं है लोगों को, क्या शिकायत है? मिट्टी की तेल की जो है सन 2024 अक्टूबर माह में प्रदेश सरकार ने घोषणा करी थी कि जो भी सफेद राशन कार्ड धारक है और अंत्योदय के राशन कार्ड धारक है उनको 1-1 लीटर मिट्टी का तेल वितरण किया जाए 30 रुपये 75 पैसे के प्रति हिसाब से। जैसे ही जनता बहुत परेशान हो रही है तो उन्हीं के कार्य के लिए हम यहाँ पर आए थे। जैसे कुछ यूनिट इन्होंने नहीं जोड़ पाए हैं, कई समय से यूनिट का क्या नाम है जोड़ने का काम कई बार 10 बार हमने देख आए थे, उन्होंने नहीं कर पाए हैं। और उसके बाद मिट्टी का तेल 2024 में इन्होंने घोषणा करी थी, अभी तक इन्होंने बताया कि एक ही डीलर को दिया है। तो एक ही डीलर को क्यों दिया है तो हमें समझ नहीं पाया कि सभी डीलरों को दें तो वितरण हो जाए। और सफ़ेद कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, पीले कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जो यूनिट कटी हुई है वे भी इन पर नहीं जुड़ पा रही हैं। तो हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, 10 दिन बाद यहाँ तालाबंदी करेंगे। तेल है मिट्टी का, जो तेल है मिट्टी का तेल अब से 6-7 महीने पहले आया था और इन्होंने सिर्फ एक दुकानदार को दिया है, सिर्फ एक दुकानदार को। मिट्टी के तेल का इन्होंने पता ही नहीं दिया कि मिट्टी का तेल गया कहाँ है। उस टीटी भी खुलकर बता नहीं रहे, हमने आरटीआई में मांग रखा है, वो अभी हम बता देंगे। कुछ पंकज भाई के पास कुछ इनके दस्तावेज भी हैं वो पूरे के पूरे। लेकिन मिट्टी का तेल इन्होंने कम से कम हर दुकानदार के लिए आया था, सिर्फ एक डीलर को दिया है। आज तक समझ नहीं आया कि इसका कारण क्या है। यानी पी गए मिट्टी का तेल, सब पी गए। जो हमारे यहाँ के पार्षद गण हैं, इनके कुछ 5 सूत्री मांग हैं, जिसमें खासकर जो आजकल हमारी ई पॉस मशीन चल रही है, इसमें वितरण नई मशीन आई है तो थोड़ा सा दुकानदारों को चलाने में दिक्कत हो रही है उनको, क्योंकि नए को है, दुकानदार भी अभी नए हैं, मशीन नई है, टेक्निकल पॉइंट इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर धीरे धीरे परसेंटेज ग्राफ बढ़ रहा है हमारा और काम हो रहा है। जो भी काम होगा बायोमेट्रिक से होगा। जिसके अंगूठे के निशान बायोमेट्रिक नहीं आ पाते हैं तो उनको आइरिस से, आँखों से मशीन लगा करके आइरिस सिस्टम से, और उसके बाद OTP चालू होने वाली है। 1-2 दिन में शायद OTP वाला सिस्टम भी शुरू हो जाएगा। अगर किसी का भाई दी आंखों का निशान भी नहीं आ पाते हैं तो OTP सिस्टम, उसके फ़ोन पे OTP आएगा, उससे उसको राशन मिलेगा। कोई भी उपभोक्ता बिना उसके वंचित नहीं रहेंगे बिना राशन के। 80% मिट्टी तेल रोड की सभी मतलब पूरे तहसील में मिला था, जिसका वितरण भी किया गया। कहीं कहीं दुकानदार ऐसे हैं कि इनके द्वारा उपभोक्ता ही नहीं आए लेने, तो वो उन पर बैलेंस है। मैं इसको दिखाता हूँ, इसको अगर रुड़की शहर में ऐसा है तो मैं दिखाता हूँ इसको। मेरे को जानकारी नहीं है कि एक को दिया गया तो ये मेरी जानकारी में नहीं है। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने 4 धाम यात्रा के शुभारंभ के प्रथम दिन आज ट्रांजिट कैंप ऋषिकेश का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की सहायता हेतु लगाए गए सुविधा काउंटर का भी अवलोकन करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि यात्रियों के लिए ट्रांजिट कैंप एवं ISBT पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल की व्यवस्था बनाने के लिए जगह जगह शीतल पेय के कैंपर्स रखने तथा जल वितरण हेतु मानव श्रम की व्यवस्था की जाए। इसके लिए धनराशि जिले से दी जाएगी। ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप में चाय, पेयजल, भोजन आदि वितरण के लिए 24 काउंटर तथा ISBT पर 12 काउंटर लगाए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए 30 रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाए गए हैं, जिनमें 24 घंटे कार्मिक तैनात रहेंगे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य काउंटर पर चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ तैनात रहेंगे। मेडिकल सेवा आउटसोर्सिंग पर लेने के निर्देश दिए हैं और भुगतान कर स्वास्थ्य विभाग को किया गया है। इस वर्ष हमारे पुराने प्रीवियस ईयर से के एक्सपीरियंस से लेसन्स ड्रॉ करते हुए एडवांस में ही सारी प्रिपरेशंस हमने कर ली थी और यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स को नोडल
विकासनगर और ऋषिकेश में सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स का नोडल ऑफिसर्स भी तैनात किया गया है। चाहे हमारा पुलिस अरेंजमेंट हो, हमारी हेल्थ टीम्स हों, फूड स्टॉल्स हों, लंगर्स हों या हमारे वॉशरूम्स हों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रजिस्ट्रेशन काउंटर्स, जिसमें ये सुविधा प्रदान की गई है फॉर द फर्स्ट टाइम कि काउंटर्स को जस्ट डबल किया गया है और उनमें कार्मिकों को 24/7 तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त हमने अपनी 25 मोबाइल टीम्स भी तैनात की हैं जो बसेस में ही बल्क रजिस्ट्रेशन कर दें, होटल धर्मशाला में जाके ही रजिस्ट्रेशन कर दें। तो हमारा ओवरऑल पर्पस ये है कि जो ऑनरेबल सीएम का स्पिरिट है कि यात्रियों को, आगंतुकों को कम से कम होल्डिंग टाइम में रखा जाए और उनको गंतव्य स्थानों तक मिनिमम टाइम में पहुंचाया जाए। इसके साथ ही जो हमारी सिविक ह्यूमैनिटीज़ हैं उनको उच्च स्तरीय रखा जाए, तो यहाँ से सुखद एक्सपीरियंस लेकर जाएं हमारे सभी श्रद्धालुगण। सो इसलिए यहाँ पर उच्च स्तरीय विजिल हमारे सभी ऑफिसर्स ने बनाकर रखी है। बारिश का मौसम आते ही देहरादून पर उसका असर जल भराव के रूप में देखने को मिलता है, जिसको लेकर दून नगर निगम की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि निश्चित जल भराव एक बड़ी समस्या है और उसको देखते हुए इलाकों को चिन्हित कर उनके लिए योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी नगर निगम योजनाएं तैयार की जा रही हैं ताकि गंभीर इलाकों में कम से कम जल भराव हो और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल संरक्षण पर भी काम किया जा सके। बिल्कुल, वाटर लॉगिंग एक गंभीर समस्या होती है मानसून के दौरान और इसी क्रम में ऑलरेडी जो क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनके लिए स्पेसिफिक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी प्रमोट करने के लिए नगर निगम योजना तैयार कर रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने भी क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनमें कम से कम जल भराव होने पाए और रिचार्ज पिट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलिए अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।